हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीके सर दिल्ली में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जनन चैप्टर के ऊपर, और ये वीडियो भी जनन चैप्टर के ऊपर ही होने वाली है। जो पहली वीडियो की जो लिंक है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसे देख लेना। और इस वीडियो में भी मैं पहली वीडियो के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जो मेरी पहली वीडियो थी जनन चैप्टर के ऊपर, मैंने उसमें जनन की डेफिनेशन बता रखी है, जनन की क्रियाविधि बता रखी है, जनन के प्रकार बता रखे हैं, और उसमें जनन क्यों जरूरी है ये भी बता रखा है। थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में इसमें समझा देता हूँ, फिर हम अपनी नई वीडियो आगे इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जनन की उस वीडियो में मैंने डेफिनेशन बताई थी, जनन किसे कहते हैं। तो जनन मतलब जब कोई जीव अपने जैसा बच्चा पैदा करता है उसी को हम जनन कहते हैं। इसमें सबसे जो मेन लाइन है वो अपने जैसा होना चाहिए, यानी कि कोई भी जीव जब अपने जैसा बच्चा पैदा करता है उसी को हम जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो कुत्ता है तो कुत्ता ही पैदा करेगा, बिल्ली है तो बिल्ली ही पैदा करेगा। इस प्रकार यानी बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं कि कुत्ता बिल्ली पैदा कर दिया और बिल्ली ने शेर पैदा कर दिया, ऐसा नहीं। जो जानवर है वो बिल्कुल वैसे ही अपने जैसे ही बच्चा पैदा करता है उसी को हम जनन कहते हैं। इसकी क्रियाविधि बताई थी। क्रियाविधि दो प्रकार की होती है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। उसके बाद मैंने बताया था ये क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि धरती पर, पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहे, इसलिए जनन करना बहुत जरूरी है। ये भी एक प्रकार से लाइफ प्रोसेस होता है। आपने 6th चैप्टर पढ़ा होगा जैव प्रक्रम वाला, जनन भी जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है, मगर वो लाइफ प्रोसेस बहुत जरूरी थे। जैसे कि श्वसन हो गया, ये बता रहा हूँ, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, ये जैव प्रक्रम होते हैं। ये शरीर में होना बहुत, अगर ये ना हो तो हम मर जाएंगे, मगर जनन ना हो तो हम मरेंगे नहीं, मगर जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि धरती पर अपना जीवन बनाए रखने के लिए, जो जीव है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों को जनन करना बहुत जरूरी होता है। फिर मैंने इसमें बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अभी मैंने बताया, दोबारा बता देता हूँ। अलैंगिक में एक जनक होता है, अलैंगिक में एक जनक होता है और वो टूटकर बच्चे, यानी कि टूटकर दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, उसे हम अलैंगिक कहते थे। और लैंगिक वाले में दो जनक होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, और दोनों के सेक्स अलग होंगे, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि अपोजिट होगा। अगर मेल है तो फीमेल, अपोजिट लिंग होने चाहिए, तब वो मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। दो या दो से अधिक बच्चे वो भी पैदा कर सकते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो होते हैं, दो जनक, और अलैंगिक जनक में एक जनक होता है। तो इसके आगे की जो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि अलैंगिक की क्रियाविधि बताऊंगा। बाकी आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बस मेरा थोड़ा सा मतलब था कि आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, जो नहीं पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, उसको मालूम चल जाएगा कि पहली वीडियो में क्या था, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया पहली वीडियो का। अब मैं इस वीडियो में आपको अलैंगिक की क्रियाविधि बताने वाला हूं कि अलैंगिक कितनी प्रकार से बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनके 5-6 तरीके हैं, और उन 5-6 तरीकों को मैं आज बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपने ड्राइंग पेज पे ले जाता हूं। पहली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो आ जाओ, मैं आपको अपने ड्राइंग पेज पे ले जाता हूं। तो हम अपने ड्राइंग पेज पे आ गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है अलैंगिक की विधियां। तो मैंने अलैंगिक की अभी डेफिनेशन बताई थी। अलैंगिक की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें एकल जनक मिलकर यानी कि टूटकर दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते थे। तो अलैंगिक की मैंने उसमें डेफिनेशन दे दिया था। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में, जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, अलैंगिक की विधियां सिखाने वाला हूं। अलैंगिक की सबसे पहली विधि जो है वो विखंडन होता है, जिसे इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। यानी जब विखंडन होता है, इस विखंडन की डेफिनेशन दे देता हूं। जब कोई जीव टूटकर दो या दो से अधिक टुकड़ों में जब टूट जाता है, जब कोई जीव, विखंडन की डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जब कोई जीव, मान चलो ये जीव है, ये टूटकर दो या दो से अधिक, ये जीव था, टूटकर दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, यानी कि जीव उत्पन्न करता है, उसी को हम विखंडन कहते थे। और विखंडन की मैंने परिभाषा दे दिया, यानी कि हमारा ये परिभाषा वाला काम हो चुका है, अभी दिया। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अलैंगिक जनन की, जनन की एक ऐसी विधि जिसमें कोई भी जीव टूटकर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटकर बच्चे पैदा करता है, उसे विखंडन विधि कहते हैं। तो ये अलैंगिक की पहली विधि निकल के आ गई हमारी। प्रकार,
कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका द्विखंडन और दूसरा होता है आपका बहुखंडन। यानी कि आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि विखंडन कितने प्रकार से होते हैं, विखंडन के भी प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। तो मैं द्विखंडन के बारे में यहाँ पे ड्राइंग बना रखा हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। द्विखंडन, अब द्विखंडन में क्या होता है, कोई सा भी जीव, आपको वैसे नजर आ रहा होगा ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा। ये अमीबा जीव है और ये क्या करता है, अपन अमीबा जीव है, इसके बीच में एक केंद्रक है, इसमें बच्चे कैसे पैदा करेगा, ये टूट के बच्चे पैदा करेगा। कैसे, इसका पहला ये थोड़ा सा जो इसका केंद्रक है हल्का सा लंबा हो जाता है, फिर अगले पार्ट में जाएंगे तो और लंबा हो जाता है, फिर ये दोनों केंद्रक क्या होते हैं, अलग अलग होकर दो नए अमीबा बना देता है। तो आपने देखा एक जीव टुकड़ों में टूट जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को द्विखंडन कहते हैं। यानी द्विखंडन की डेफिनेशन होता है दो टुकड़ों में टूटना, दो टुकड़ों में टूटना। जब कोई जीव दो टुकड़ों में टूट जाता है, कितने टुकड़ों में, दो टुकड़ों में टूट जाता है, टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा द्विखंडन क्या है। विखंडन में से ही निकला है द्विखंडन, प्रकार में से द्विखंडन। दूसरा होता है बहुखंडन, कोई भी जीव जब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा, दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाएगा, उसे हम बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप घर पे अपनी किताब में देख लेना बहुखंडन का और उसे लिख लेना। ये विखंडन किस में होता है, क्वेश्चन अब आएगा किस में होगा, तो किस में होता है, एक कोशिकीय में होता है। किस में होता है, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में होता है। किस में होता है, एक कोशिकीय जीव। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है। किन किन जीवों में होता है उसके एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख रखा है, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, ये सब एक कोशिकीय यानी विखंडन के उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा द्विखंडन कैसे हुआ। एक बार दोबारा से बता देता हूं, विखंडन क्या होता है, जब कोई जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन होता है, एक बहुखंडन होता है। द्विखंडन जब कोई एक कोशिका जीव जब दो कोशिकाओं में टूट जाता है, जब एक कोशिका जीव दो कोशिकाओं में टूट जाता है उसे हम द्विखंडन कहते हैं। ऐसे ही बहुखंडन जीव जब एक कोशिका जीव काफी टुकड़ों में टूट जाता है उसे बहुखंडन कहते हैं। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, ये सब इसके विखंडन के उदाहरण हो जाएंगे। अब अगला जो है अलैंगिक की जो दूसरी विधि है वह है आपका मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। मुकुलन भी दो तरीकों से होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है और एक बहुकोशिकीय जीव में होता है। सबसे पहले हम एक कोशिकीय जीव लेते हैं, माना ये कोई जीव है, उस जीव का नाम क्या है, ईस्ट ऐसे ही होता है, आप देख सकते हो आपकी किताब में ऐसे ही बना होगा। अब जब ये कोई जीव है, इसमें क्या ये मुकुलन होना स्टार्ट हो जाता है, ये बडिंग होना स्टार्ट होता है। और प्रत्येक यानी जो ये प्रत्येक मुकुलन जो है आपको ये जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये क्या आता है, धीरे धीरे वृद्धि करके ग्रो करके एक नया ईस्ट बना लेगा। मान के चलो यहाँ पे इसके शरीर पर एक उभार पैदा हुआ, मुकुलन मतलब एक उभार होता है। जैसे आप आपने आलू देखा हुआ, आलू में कभी कभार आलू होता है, आलू के अंदर कभी कभार ये ऐसे हरे रंग का लग जाता है, ये उभार। यानी जब किसी जीव के शरीर पर ये उभार पैदा हो जाता है और यही उभार मान के चलिए उभार पैदा हुआ और यही उभार बड़ा होके ग्रो करके एक नया जीव बन जाता है और ये अपने शरीर से यानी कि मेन जो जनक होता है उससे अलग हो जाता है। उसी विधि को हम मुकुलन विधि कहते हैं। तो ये अलग हो जाएगा तो एक नया ईस्ट बन जाएगा, ये अलग हो गया तो एक नया ईस्ट बन जाएगा। तो जो ईस्ट होता है वो एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कैसे होगा, मान के चलो ये हाइड्रा है, इसे कहते हैं हम हाइड्रा, ये एक हाइड्रा जीव है। अब ये जीव क्या करता है, हाइड्रा ऐसी होता है किताब में बना हुआ, ये हाइड्रा जीव आपके यहाँ पे मान के चलो इसकी ये हाइड्रा जो जीव है इसके शरीर पे ये बडिंग हो गया, ये मुकुलन हो गया। यही मुकुलन क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। देख लो अगली फिगर में देखो, हल्का से ये बड़ा हो गया, उससे आगे और बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा करके ग्रो करके ये क्या करेगा, अपने शरीर से इसे अलग कर लेगा। यहाँ पे ये अलग हो गया, जो ये मेन वाला हाइड्रा था उससे ये अलग हो गया। यहाँ पे आके यानी जो ये हाइड्रा था यहाँ पे आके दो हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुकोशीय जीवों में होता था। अब अगला जो तीसरी विधि जो है वो मैं बताने, तो अब तीसरा टॉपिक है हमारा यानी कि अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है अपखंडन है।
अब हम अपखंडन के बारे में बताने जा रहे हैं। अपखंडन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दूं तो अपखंडन में आप लिख सकते हो कि कोई भी जीव, ये एक जीव है और ये जीव जब कई टुकड़ों में टूटकर एक प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव उत्पन्न करता है, यानी जो ये जीव होता है ये टूट कर एक नए टुकड़ों में, यानी प्रत्येक टुकड़ा क्या एक नया जीव कहलाता है। उदाहरण के लिए अपखंडन का उदाहरण होगा आपका स्पाइरोगैरा। तो इसके लिए उदाहरण लेना चाहूंगा कि नदी या तालाब में आपने काई देखा होगा और काई में हरे रंग की काई देखी होगी, शैवाल, वो खूब नदी के पानी के ऊपर लगा रहता है और किसी भी क्रियाविधि द्वारा यानी कि लहर के द्वारा या फिर कंकड़ डालने पर या पत्थर डालने पर वो काई ना अलग अलग हो जाता है यानी टूट जाता है। तो ये काई, ये मान के चलो ये काई है नदी के पानी के ऊपर, ये यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, कहीं से भी टूटे, प्रत्येक टुकड़ा क्या एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है। यानी कि इसमें प्रत्येक टुकड़ा कोई भी जीव किसी भी क्रियाविधि द्वारा, आप खंडन की डेफिनेशन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब कोई भी जीव किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से वो टूट जाए और प्रत्येक टुकड़ा क्या एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है, उसी को हम अपखंडन कहते हैं। तो ये स्पाइरोगैरा इसका उदाहरण सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना पूर्ण जनन का। पूर्ण जनन क्या होता है, सिंपल सा आता है, बिल्कुल इसके जैसे ही है। इसमें ये पैलिनेरिया, ये जीव है आपका पैलिनेरिया, ये भी क्या है टुकड़ों में टूट जाता है। मान चलो ऊपर से ये टुकड़ा टूट गया, मैंने इस पैलिनेरिया के 3 टुकड़े कर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस वाले टुकड़े में इतनी पावर है कि अपने नीचे का पूरा हिस्सा बना सकता है, पूरा शरीर बना सकता है। ये बीच वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा क्या करेगा, ऊपर का भी हिस्सा बना सकता है और नीचे का भी हिस्सा बना सकता है, इसमें इतनी पावर है। ऐसे ये नीचे वाला टुकड़ा, पहले मैंने रखा, ये नीचे वाला टुकड़ा भी क्या करेगा, ऊपर का पूरा शरीर बना सकता है। फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक टुकड़ा, मान के चलो ये नदी है, इस नदी के ऊपर जो काई लगी हुई थी, शैवाल लगी हुई थी, वो यहां से टूटे या फिर यहां से टूटे, कहीं से भी टूटे, कहीं से भी टूटेंगे, यानी कि ये हिस्सा अलग होकर, ये हिस्सा अलग होकर, ये हिस्सा अलग होकर, प्रत्येक हिस्सा एक नया जीव उत्पन्न करता है, एक नया जीव बन जाता है। मगर इसमें ऐसा नहीं होता, अगर ये पैलिनेरियम यहां से कट गया किसी भी कारणवश तो एक नया हिस्सा नहीं बना पाएगा। एक नया शरीर तभी बनेगा जब उसमें एक कोशिका होगी, एक कोशिका होगी, यानी कि इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी, कुछ ऐसी क्षमता होगी इस टुकड़े में, तभी जाके एक नया जीव बन सकता है। दोनों में फर्क है, इसका प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनता है, इसका प्रत्येक टुकड़ा नया जीव उत्पन्न नहीं कर सकता। वही उत्पन्न करेगा जिसमें एक नई कोशिका होगी, यानी कि एक नया शरीर बनाने की कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी इसके टुकड़ों में, जिसके वजह से उसका एक नया शरीर बनाया जा सके। तो ये पूंजनन का उदाहरण हो गया, पूंजनन की डेफिनेशन हो गई, जिसमें मैंने इसका एग्जाम्पल लिया पैलिनेरिया का। अब आता है अपना बीजाणु। बीजाणु को इंग्लिश में स्पोरेशन कहते हैं। ये क्या होता है, किसी नमी जगह, कोई नमी जगह है और नमी जगह में क्या होता है, थोड़ा सा जीरा पीला हो गया, ब्रेड के ऊपर ये सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है, कवक हो जाते हैं, यानी कि स्पोर्स बन जाते हैं उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। और वही स्पोर्स क्या होते हैं, फटकर ये मान के चलो इस तरह से गोल गोल स्पोर्स बन जाएंगे, आपने ब्रेड पे देखा होगा। और यही स्पोर्स क्या होते हैं, किसी भी क्रियाविधि से ये फट जाते हैं और फटने के बाद इसके अंदर जो जीव होते हैं ना, वो हवा के जरिए उड़कर अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग होकर जीना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम बीजाणु कहते हैं। अब हम करने जा रहे हैं बात पौधों में जन्म कैसे होता है। पौधों में भी जन्म 2 तरीकों से होते हैं, एक होता है अलैंगिक तरीका और एक होता है आपका लैंगिक तरीका। तो हम अलैंगिक की बात करते हुए आ रहे हैं, तो पौधों में भी हम अलैंगिक जनन की ही बात करेंगे। तो पौधों में अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है, तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं, यानी पौधों में जो अलैंगिक जनन वाली विधि है उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो ये कायिक प्रबंधन के बारे में, ये कायिक क्या होता है, पौधों के कायिक भाग, यानी कि पौधा का जो कायिक भाग होता है, यानी जो काया होती है उनकी, उनसे जो जनन होता है उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब पौधों में उनके कायिक भाग से, जब पौधों में उनके कायिक भाग से जनन होता है उसी को हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो पौधों के कायिक भाग कौन कौन से हैं, पौधों के कायिक भाग है आपका जड़, तना, पत्तियां, ये आपके कायिक भाग माने जाते हैं। अब जड़ के द्वारा भी हम क्या करते हैं, जनन कर सकते हैं। मान के चलो कोई जड़ है, ऐसे कोई जड़ होता है, जड़ को हम लगा देते हैं तो जड़ के द्वारा क्या एक नया पौधा पूरा उग जाता है, इस तरह से एक नया पौधा उगाया जा सकता है। तना यानी पौधों का जो कायिक भाग होता है वो तना, जैसे गुलाब का पौधा लगाना होता है आपको, गुलाब के पौधे में हम तने का यूज करते हैं, यानी कि गुलाब की एक टहनी होती है उसे काट लिया जाता है, इस तरह से काट के, मान के चलो गलत बन गया थोड़ा सा, मान के चलो टहनी टाइप बनाता हूं और इसे थोड़ा सा ऐसे तिरछा काटते हैं, थोड़ा तिरछा काट के, और
जब इसे नीचे रोप दिया जाता है, जमीन में लगाया जाता है, तो ये क्या होता है, फिर ये कायिक भाग क्या है, बड़े होकर, यानी कि देखिए कायिक भाग होते हैं ना, जड़, तना, पत्तियां, ये ग्रो करने लगते हैं, यानी कि पौधे के ऐसे भाग होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं। तो यही कायिक क्या करेगा, जो ये तना था, जब इसे हमने जमीन में रोप दिया तो यहां से एक नई कलम फेंकेगी, यहां से नए पत्ते निकल जाएंगे, यहां से नए पत्ते निकल जाएंगे, तो एक गुलाब का अलग पौधा बन जाता है। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हो गुलाब का पौधा, गुलाब इसी से उगाते हैं। जड़ वाले में बहुत सारे पौधे आते हैं, आप बुक में देख लेना एग्जाम्पल, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये और अगला क्या होता है, पत्तियां। तो पत्तियों में एक ब्रोविन फ्लिम ऐसी उस नाम की पत्तियां होती है, उसका उदाहरण बना के देगा। तो मान के चलिए एक पत्ती है, इस तरह से पत्तियां होती है, ये मैंने पत्ती बनाया, और इस पत्ती के ऊपर ना ये इस तरह से गोल गोल होता है। आपने देखा होगा कि कहीं जंगल झाड़ में ज्यादा दिखाई देते हैं, जो जहां पे जंगल होता है, इस तरह से ये गोल गोल होता है। तो ये गोल गोल बात क्या होता है, जब ये जमीन के संपर्क में, जब ये पत्तियां जमीन के संपर्क में आती है, तो यहां से एक नई पत्ती बन जाती है, एक नया पौधा निकल जाता है और एक नई पत्ती इस तरह से बन जाती है। या आपने घास देखा होगा, दूबी वाला घास, जो लंबे लंबे होते हैं, इस तरह से लंबे लंबे घास होते हैं, इस तरह से लंबे लंबे घास है। तो इसमें से जो लंबा घास होता है ना, वो जमीन में टच हो जाता है। फिर ये जमीन में टच होने पर क्या होता है, यहां से एक और नया घास फेंक देगा, इसी प्रकार से ये जमीन में टच हो गया, यहां से एक और, यानी इस प्रकार से घास भी उगते हैं। जो घास उगते हैं वो भी पत्तियों के द्वारा उगाया जा सकता है। वो लंबे, एक धोबी घास तुमने देखा होगा, जो थोड़े लंबे लंबे घास होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो ये जो जड़, तना, पत्तियां थी, ये तीनों किस में काम आते हैं, ये तीनों जड़, तना, पत्तियां, इन तीनों को अलैंगिक विधि में रखा गया है। पौधों के किस में रखा गया है, अलैंगिक जनन में रखा गया है। यानी कि ये जो जड़, तना, पत्तियां है, ये पौधे के अलैंगिक जनन में आते हैं। तो लैंगिक जनन में पौधे के कौन कौन से भाग आते हैं, लैंगिक जनन में पौधों के बीज और फल, जो आपका बीज है, ये बीज और ये फल, ये लैंगिक जनन का प्रोसेस है। यानी पेड़ पौधे भी लैंगिक जनन करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो आपको आगे वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, और इसकी जल्दी मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें हम खाली लैंगिक जनन की बात करेंगे, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हो, चाहे हमारे वो जीव हो। उस वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।